हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट शीट। होता क्या है फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल? द फील्ड इक्विवेलेंस द फील्ड इक्विवेलेंस is a principle by which actual source such as antenna are replaced by equivalent source. मीन्स अगर हम किसी एक सोर्स की बात करते हैं, जैसे हमने एक सोर्स लिया और इस सोर्स से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो सोर्स हमें दिया जाता है, इस सोर्स से वो प्रॉब्लम थोड़ी सी टिपिकल होती है। अब ये प्रॉब्लम इस सोर्स से सॉल्व नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, इसी का एक इक्विवेलेंस सोर्स ले लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा चेंज करके हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंस सोर्स के इक्वल मान लेते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने एक ये सोर्स लिया और इस सोर्स में हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यूज़ दी हुई है, लेकिन हम इसे सॉल्व ना करके इसके जैसा ही कोई दूसरा सोर्स लेते हैं और उसके लिए हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला सोर्स भी क्या करेगा, सेम वही रिज़ल्ट देगा जो इसका है। अब क्या कहा, इसको सॉल्व किया हमने जो कि सेम रिज़ल्ट देता है इसके, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका रिज़ल्ट है वही क्या है, इसका रिज़ल्ट होगा। तो हमने इसको सॉल्व ना करके इसका कोई एक इक्विवेलेंस लिया और उसे सॉल्व कर दिया, तो जो इसका रिज़ल्ट था वही इसका रिज़ल्ट है और जो इसका रिज़ल्ट था वही इसका रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्चुअल सोर्स को इक्विवेलेंस सोर्स के इक्वल मान लेते हैं या उससे रिप्लेस कर देते हैं। यही क्या है, फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है ये किस बेस पे काम करता है, तो आपने यूनिकनेस थ्योरम पढ़ी है भाई, यूनिकनेस थ्योरम पढ़ी है, बस उसी बेस पर ये काम करता है। यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, अ फील्ड in a lossy region is unique. A field in a lossy region is unique over a boundary by electric field or magnetic field. तो क्या कहा हमने कि किसी भी जगह पर अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, केवल एक ही होगा, यूनिक होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के द्वारा हो या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के द्वारा हो, रिज़ल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो यही है आपके पास फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने थेवेनिन और दूसरा नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ा था। इनमें क्या करते हैं, हम किसी सर्किट के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं, इस किसी सर्किट को पूरा सोल्व करने की जगह उसका इक्विवेलेंस ले लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक सोर्स लेंगे, उससे अगर सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर एक इक्विवेलेंस सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं अब इसमें होगा क्या। टू अंडरस्टैंड इट, लेट अस कंसिडर a radiating source
having current densities J1 and M1, the source radiate feed E1 and H1 everywhere. The volume inside and outside are V1 and V2. तो हमने क्या किया, एक सोर्स लिया ये वाला, ठीक है, एक सोर्स लिया जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें हमारे पास J1 एंड M1, J1 और M1, आपको पता है J1 और M1 क्या है, डेंसिटीज़ है। J1 तो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और M1 क्या है, मैग्नेटिक करंट की डेंसिटी, ठीक है। तो ये दो टाइप की डेंसिटीज़ हैं हमारे पास। तो J1 और M1 हमारे पास क्या है, डेंसिटीज़ है, जो कि इसके अंदर है। इसके अंदर हमारे पास फीड H1 E1 है और आउटसाइड पर भी क्या है, E1 H1 है, ठीक है। इनसाइड का जो वॉल्यूम है वो V1 है, आउटसाइड का वॉल्यूम क्या है, V2 है। अच्छा चलिए भाई, इसका जो हम मीडियम मान रहे हैं ना, दोनों तरफ सेम ही है, बस एक सोर्स, ये सरफेस ले ली हमने, इमेजिनरी सरफेस S, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये वाली, जिसमें अंदर की तरफ H1 E1 है, बाहर की तरफ H1 E1 है, वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 बाहर है। इस पर जो हमारे पास डेंसिटीज़ है वो J1 एंड M1 है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, इसके एक इक्विवेलेंस मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लेते हैं EH, और बाहर की तरफ वही है, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या मान लिया, E और H, और बाहर की तरफ वही है। अंदर का वॉल्यूम V1 है तो बाहर का वॉल्यूम V2 है, बाकी सब सेम है हमारे पास। तो जैसे अगर हम ऐसे मानते हैं तो इस का बोलो या इसका बोलो, इनके लिए जो डेंसिटीज़ होगी इनकी सरफेस पर आ जाती है भाई। डेंसिटीज़ कहाँ आ जाती है, इनकी सरफेस पर आ जाती है। तो सरफेस पर डेंसिटीज़ क्या होगी, तो JS और इसकी MS होगी, वो क्या होगी, N क्रॉस H1 माइनस H, और इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस N E1 माइनस E। अब ये कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस लगाई। आपने थिन शीट के लिए या थिन प्लेट के लिए आपने बाउंड्री कंडीशन पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो बस वही कंडीशन हमने बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर लगाई है, और उसी से हमने सॉल्व कर लिया, जहाँ पर JS और MS हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व किया। नाउ द ओरिजिनल सोर्स J1 एंड M1 आर रिमूव्ड, हमने क्या कर दिया, इनको रिमूव कर दिया, एंड वी अज्यूम दैट द फील्ड E एंड H एग्जिस्ट इनसाइड S। तो हमने क्या कहा कि अंदर की तरफ E और H फील्ड है अंदर की तरफ, एंड E1 एंड H1 आउटसाइड ऑफ S। सरफेस के आउटसाइड पर तो E1 H1 ही है, लेकिन इनसाइड में क्या है, E और H है, ठीक है। अब these field must satisfy the boundary condition on the tangential electric and tangential magnetic field component, so the field in terms of vector potential। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1/j म्यू एप्सिलॉन डेल क्रॉस A वेक्टर माइनस 1/एप्सिलॉन डेल क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। ये लास्ट इक्वेशन हमने सोल्व की थी, ठीक है। उसमें हमने स्केलर पोटेंशियल ले रखा था, ये वाला पार्ट स्केलर पोटेंशियल के साथ ले रखा था। इसमें भी हमारे पास स्केलर पोटेंशियल के साथ था, लेकिन वो स्केलर पोटेंशियल वाला पार्ट ना लेके हम क्या करते हैं, उसका एक इनिशियल पार्ट ले लेंगे जो कि केवल वेक्टर पोटेंशियल में है, ठीक है ना, वेक्टर पोटेंशियल में होगा। तो वेक्टर पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। एक्चुअली वो वाला जो पार्ट है वो इसी से आता है, जो हमने इससे पहले लास्ट डेरिवेशन किया था। उस लास्ट डेरिवेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट लिखे थे,
तो वो जो था वो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल दोनों में था। वो जो लिखा था वो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल दोनों में था। तो इसको हमने केवल किस में लिखा है, वेक्टर पोटेंशियल में। तो वेक्टर पोटेंशियल में हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो कि इनसाइड पर है, ठीक है। बात करते हैं अब आगे। वी नो दैट टेंजेंशियल एच वॉज डिसकंटिन्यूस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक करंट शीट। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने शीट्स के लिए बाउंड्री कंडीशन पढ़ी है। जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक पिल बॉक्स है, पिल बॉक्स में हमने क्या कर दिया, ये पिल बॉक्स लिया, इसके ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ दो सरफेसेस होती है, ठीक है। एक तो अप साइड पर और एक डाउन साइड पर। तो अप साइड पर हमने मान लिया H1, डाउन साइड पर मान लिया हमने H2 और इसकी जो विड्थ है वो T है। तो यहाँ पर हमने एक बाउंड्री कंडीशन निकाली थी कि H1 माइनस H2 यानी कि टेंजेंशियल ये वाला और ये वाला, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल। तो जब हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करते हैं तो नॉर्मल कंपोनेंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है भाई। और अगर हम टेंजेंशियल की बात करें तो H1 और H2 आएगा। तो ये वाला तो क्या होता है, कंजर्वेटिव। ये तो क्या होता है, कंजर्वेटिव, या आप ऐसा बोल दो कंटिन्यूस होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन हम H1 और H2 की बात करें, जो हमने ये पिल बॉक्स लिया है, इस पिल बॉक्स में हम H1 और H2 की बात करें तो ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। H1 H2 क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे, जो कि जिनका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H1 माइनस टेंजेंशियल कंपोनेंट H2 किसके इक्वल होगा, करंट डेंसिटी के इक्वल होगा, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन हमने डिराइव की थी वहाँ पर। तो ये बाउंड्री कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो आगे देखते हैं। We know the tangential H was discontinuous across electric current sheet। लेकिन अगर हम E की बात करें इसके लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस। क्या होता है वो, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर H1 टेंजेंशियल माइनस H2 टेंजेंशियल इज इक्वल टू JS। नेक्स्ट, the electric current density Js and tangential H are mutually perpendicular. This can be indicated by the vector relation। तो हमने क्या कहा, जो H और Js है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर वेक्टर रिलेशन लिख सकते हैं। तो वेक्टर रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हम वेक्टर रिलेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, J इज इक्वस टू एन कैप क्रॉस H1 माइनस H2। क्या हो जाएगा यहाँ पर, JS इज इक्वस टू एन कैप क्रॉस H1 माइनस H2। तो यहाँ पर यही रिलेशन बताएगा कि एन कैप जो है H1 और H2 के परपेंडिकुलर है, जिसका रिजल्ट क्या दे रहा है, JS। तो JS भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर को बताता है, ठीक है ना। एन कैप क्या बता रहा है, इसके नॉर्मल को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा पास वेक्टर रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद ये वाली इक्वेशन ज़रूर लिख लेना भाई, इससे थोड़ा सा हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर ये लिखा, तो अब हम क्या कह सकते हैं, इन द सेम वे इट इज़ फाउंड दैट द टेंजेंशियल E इज़ डिसकंटिन्यूस अक्रॉस अ मैग्नेटिक करंट शीट। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक करंट शीट के लिए कहा कि जो H की वैल्यू होगी वो H की वैल्यू क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूस। टेंजेंशियल H क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस। वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट शीट के लिए। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक करंट शीट के लिए बात करें, तो वहाँ पर H की जगह क्या होगा, टेंजेंशियल E डिसकंटिन्यूस होगा और जो H होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा,
ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जब भी हम मैग्नेटिक करंट की बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक करंट को निकाल सकते हैं अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को लेते हुए उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर दें, तो वो जितना भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिज़ल्ट आता है वो किसके लिए हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा या मैग्नेटिक करंट के लिए हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, JS इज़ इक्वल्स टू N कैप क्रॉस H1 माइनस H2। ये इक्वेशन नहीं लिखी हुई है ऊपर, आप लिख लेना भाई। JS इज़ इक्वल्स टू N कैप क्रॉस H1 माइनस H2। तो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ टेंजेंशियल E के लिए क्या लिख सकते हैं, MS इज़ इक्वल्स टू माइनस एन कैप क्रॉस E1 माइनस E2। तो ये किसके लिए हो जाएगा, मैग्नेटिक करंट के लिए, जो करंट डेंसिटी है उसके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इक्वेशन आ रही है भाई, हमने केवल कितना सा चेंज किया है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। ठीक है, और प्लस था यहाँ पे, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 3 स्टेट्स दैट अक्रॉस अ मैग्नेटिक करंट शीट द टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द लीनियर मैग्नेटिक करंट डेंसिटी। तो जो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर हमारे पास जो MS है वो क्या है, करंट डेंसिटी को शो कर रहा है, मैग्नेटिक करंट डेंसिटी को। और यहाँ पर क्या बता रहा है ये, E1 माइनस E2 डिसकंटिन्यूटी किसकी, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिसकंटिन्यूटी को बता रहा है। ये किसके लिए है, मैग्नेटिक करंट शीट के लिए है। ठीक है, तो ये वाला जो रिज़ल्ट है वो किससे आया है कि यहाँ पर हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिसकंटिन्यूस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर मैग्नेटिक करंट डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने क्या लिखी है, ये वाली इक्वेशन, और JS इज इक्वल्स टू N कैप क्रॉस H1 माइनस H2, ये तो हमने जस्ट नॉर्मल लिखी है, जनरल लिखी है इक्वेशन। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है जिसका इक्विवेलेंस हमने लिख दिया था। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E और H है, आउटसाइड पर E1 और H1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, JS इज इक्वल्स टू N कैप क्रॉस H1 माइनस H, और MS क्या लिखेंगे, माइनस N कैप E1 माइनस E हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास प्रॉब्लम। चलिए भाई, तो हमारे पास JS और MS की वैल्यू आ जाएगी, JS की वैल्यू ये हो गई, MS की वैल्यू ये हो गई। एंड दे रेडिएट इन एन अनबाउंड स्पेस। द करंट डेंसिटी JS एंड MS आर इक्विवेलेंट ओनली विद इन V2 एज दे प्रोड्यूस द ओरिजिनल फील्ड E1 H1 ओनली आउटसाइड S। तो हमने क्या बोला है कि ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व किया जा सकता है, ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व किया जा सकता है जब हम H इज़ इक्वल्स टू 0 और E इज़ इक्वल्स टू 0 ले लें। तो H इज़ इक्वल्स टू 0 और E इज़ इक्वल्स टू 0 ले लें, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो किसके लिए आएगा, केवल V2 पार्ट के लिए आएगा, यानी कि आउटसाइड द सरफेस के लिए आएगा। अब आउटसाइड सरफेस के लिए तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि जो इनसाइड पे आ रहा है वो रिज़ल्ट भी हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कहते हैं कि फील्ड EH इज़ डिफरेंट फील्ड देन द ओरिजिनल फील्ड E1 H1 विच हैज़ रिजल्टेड इनसाइड द सरफेस। तो हमने क्या कहा, जो EH वाला पार्ट है जो कि इनसाइड पर है वो डिफरेंट फील्ड है आउटसाइड से, जो कि ओरिजिनल फील्ड है, जो कि रिज़ल्ट देगा इनसाइड सरफेस में। ठीक है ना, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है यही क्या देगा, इनसाइड सरफेस में रिज़ल्ट देगा। ठीक है, अब जब भी हम किसी भी सरफेस की बात करते हैं तो आउटसाइड पर हो या इनसाइड पर हो,
तो उन पर जो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं वो रिज़ल्ट किसकी वजह से आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास ये सरफेस है, तो अगर मैं इधर वाले सरफेस की बात करूं तो इस वाले सरफेस में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस वाले सरफेस की वजह से आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास आउटसाइड पर जो भी फील्ड आया है वो किसके कारण आया है, इनसाइड वाले के कारण आया है। तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो रिज़ल्ट किसका देगा, इनसाइड वाले का देगा। तो बस यही चीज़ हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि EH जो है वो कौन देगा, ओरिजिनल फील्ड E1 और H1 देने वाला है। ठीक है। बाय यूजिंग द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आइदर E और H one can determine radiation field completely। तो हम क्या कह रहे हैं, by using the tangential component of either E और H, अगर हम इसमें से किसी भी एक पार्ट के टेंजेंशियल कंपोनेंट को लेते हैं तो हम वन E और H वन कैन डिटरमाइन द रेडिएशन फील्ड कम्प्लीटली। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक का टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेंगे तो वो रिज़ल्ट दे देगा इनसाइड द सरफेस। ठीक है ना। चलिए, हैंस एन इक्विवेलेंट प्रॉब्लम कैन बी फाउंड विच रिक्वायर ओनली द मैग्नेटिक करंट और ओनली इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने जैसे ही एक पार्ट लिया या एक कंपोनेंट लिया तो उससे क्या आएगा, हमारे पास या तो मैग्नेटिक करंट आएगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। और इसी के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने आउटसाइड पर लिया और आउटसाइड के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट आ जाएगा अगर हम कोई भी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेते हैं तो। दिस रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन टू द इक्विवेलेंट प्रॉब्लम। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली थी, इस फर्स्ट प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट किया था किसी दूसरे वाले से। अब ये वाला भी हम क्या करते हैं, तीसरे वाले के साथ इक्विवेलेंट कर देते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे किसी एक के साथ इक्विवेलेंट सोर्स ले लेंगे और इसी का किसी तीसरे के साथ इक्विवेलेंट ले लेंगे। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम, फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल बोल रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट वाले को किसी के इक्वल कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट तीसरे वाले में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन लेकर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं तो उसकी कई सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसा ना होकर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा ना होकर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा ना होकर ऐसा हुआ तो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि यहाँ पर हमने कंडक्टर लिया है, इंसुलेटर लिया है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लिया है, या मैग्नेटिक कंडक्टर लिया है। तो ये सारी सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट सोर्स लेके कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लेने वाले हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को हमने सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाला जो हमने किया है इक्विवेलेंस, इसके इक्विवेलेंट कर दिया। अब इस इक्विवेलेंट की भी 3 कंडीशंस हो सकती है। तो हमने क्या बोल दिया कि ये वाला जो इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों के इक्विवेलेंस हो सकता है। ठीक है। और इसी सिचुएशन को लेते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आएगा, वो 3 तरीके से आ सकता है। तो वो किसी भी टाइप से हो सकता है, फर्स्ट वाली की तरह भी हो सकता है, सेकंड वाले की तरह भी हो सकता है और थर्ड वाले की तरह भी हो सकता है। तो हम यही चीज़ देखने वाले हैं आगे। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रॉब्लम का। तो इक्विवेलेंट का मॉडिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट में देखो भाई, हमने क्या किया, फर्स्ट वाली सिचुएशन ली जिसमें इनसाइड पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया, 0 ले रखा है। ठीक है। और बाहर की तरफ क्या है, E1 H1 है। ठीक है।
जब हमने ये वाली कंडीशन ली तो हमने क्या कहा, यहाँ पर h की वैल्यू 0 है और e की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास JS और MS ये आएगा भाई। यहाँ पर h की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, इसमें क्या कर रखा है हमने, h को 0 और e को 0, h और e को 0 करेंगे तो n क्रॉस h1 n क्रॉस e1 होगा, तो हमने यही किया हुआ है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने h और इसमें e दोनों 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड पर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी टेक द फील्ड 0 विद इन इट। इसके इनसाइड पर जो फील्ड है वो क्या माना है अपन ने, 0। दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉन एज लव्स इक्विवेलेंट। इस इक्विवेलेंट को हम क्या बोल सकते हैं, लव्स इक्विवेलेंट, जिसमें हमने इनसाइड पर क्या ले लिया, हमने 0 ले लिया। अब ये कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, इसमें ये जो सरफेस है ये कैसी भी सरफेस हो सकती है, इमेजिनरी सरफेस कैसी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई, इट प्रोड्यूस अ नल फील्ड विद इन द इमेजिनरी सरफेस, दे विल नॉट चेंज इफ़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम विद इन इट आर चेंज। अगर हम इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके जो फील्ड है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसे क्या बोलते हैं, लव्स इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं हम क्या करते हैं, इस जो हमने ये सरफेस लिए, इस सरफेस को हमने रिप्लेस कर दिया भाई। किससे रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर से। परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर से रिप्लेस किया है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, देन द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी JS विच इज़ टेंजेंट टू द सरफेस ए इज़ शॉर्ट सर्किट। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट के थ्रू हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट में हमारे पास जो करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। अब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी 0 हो रही है लेकिन मैग्नेटिक करंट डेंसिटी 0 नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास टेंजेंशियल है भाई, इसलिए मैंने हमेशा इसको कैसा बनाया है, ऐसा बनाया है, टेंजेंशियल होने की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी तो क्या हो जाएगी, 0, लेकिन ये वाली करंट डेंसिटी 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या रिज़ल्ट देगा ये, तो हमने क्या कहा, इफ़ इट इज़ रिप्लेस बाय अ परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी JS विच इज़ टेंजेंट टू द सरफेस इज़ शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बाय विच द इलेक्ट्रिक कंडक्टर बाय द इलेक्ट्रिक कंडक्टर के कारण हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना। दैट इज़ देयर एग्जिस्ट ओनली मैग्नेटिक करंट डेंसिटी ओवर S and radiate the original field E1 H1 in presence of electric conductor outside of the S। तो यहाँ पर हमारे पास केवल मैग्नेटिक करंट डेंसिटी के कारण फील्ड रेडिएट होंगे भी, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है, इस मैग्नेटिक करंट डेंसिटी के कारण क्या होगा, फील्ड रेडिएट होंगे, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन में इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर ना लेके हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर लेते हैं। अब मैग्नेटिक कंडक्टर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक करंट डेंसिटी के कारण जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो ना आकर किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के कारण आएगा, ठीक है। तो हमने यही कहा, नाउ वी रिप्लेस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर बाय मैग्नेटिक कंडक्टर
विच विल शॉर्ट सर्किट द मैग्नेटिक करंट। अब ये क्या कर देगा, मैग्नेटिक करंट को शॉर्ट सर्किट करेगा। तो मैग्नेटिक करंट को शॉर्ट सर्किट करेगा तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वी अगेन फेस सिमिलर प्रॉब्लम एज बी केस। जो बी केस में लिया था इससे पहले वाले में जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर लिया था, वैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम आने वाली है और उसको सॉल्व करेंगे हम इसी से ही। वहाँ पर हमने करंट डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को 0 किया था, यहाँ पर हम मैग्नेटिक करंट डेंसिटी को 0 करेंगे। तो जो रिज़ल्ट उसके लिए था वो इलेक्ट्रिक के लिए आ रहा था, वही रिज़ल्ट हमारे पास इसके लिए आएगा, वो ये मैग्नेटिक करंट के लिए आएगा। तो कोई अलग नहीं है, इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये जो प्रॉब्लम है वो 3 पार्ट में सॉल्व की। जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसे 3 पार्ट में सॉल्व की, जिसमें हमने क्या माना है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को 0 माना है। ठीक है, चलिए भाई, अगर हम जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसे कर्व शेप में ना लेकर फ्लैट ले लेते हैं। तो फ्लैट ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, इसकी सरफेस पर आएगा, और इसके इस साइड की सरफेस के कारण हमारे पास इस साइड की सरफेस पर भी आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, इस साइड पर हमारे पास मैग्नेटिक करंट डेंसिटी ये आ रही है, तो इसी के कारण हमारे पास इन साइड पर भी मैग्नेटिक करंट डेंसिटी आएगी। तो वो इस डायरेक्शन में होगी, ये वाली भी इस डायरेक्शन में हमारे पास सेम देगी रिज़ल्ट। तो अगर मैं इस सरफेस पर बात करूं, इस सरफेस की बात करूं, तो इसके कारण और इसके कारण, दोनों सरफेस के कारण हमारे पास क्या होगी, इस सरफेस पर होगी। तो वो इस सरफेस पे दोनों के कारण होगी, तो इसका और इसका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक करंट डेंसिटी मिलेगी वो डबल हो जाएगी भाई। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर मैग्नेटिक करंट डेंसिटी मिलेगी, द मैग्नेटिक करंट इज़ डबल्ड एंड इट रेडिएट इन एन अनबाउंड मीडियम। ठीक है, अनबाउंड मीडियम में हमारे पास ये रेडिएट होगी, जो कि डबल मैग्नेटिक करंट देगा। क्या देगा, डबल मैग्नेटिक करंट देगा। यहाँ पर एक सिचुएशन है अनबाउंड मीडियम, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, जब भी हमारे पास ये सिचुएशन होगी जिसमें हमारे पास एक सरफेस पर ये है और इसके कारण दूसरी सरफेस पर ये आ रहा है, तो वो अनबाउंड मीडियम होना चाहिए भाई, बाउंड मीडियम नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में हमने यही सोल्व किया है कि बाहर की तरफ तो हमने ले लिया E1 H1, लेकिन इन साइड पर क्या माना है, 0 माना है। तो केवल रेडिएट क्या होगा, E1 H1 रेडिएट होगा, अंदर की तरफ वाले पार्ट को हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये अनबाउंड सिस्टम है तो हमारे पास जो बाहर की तरफ आ रहा है वही अंदर की तरफ आएगा, और उसके कारण जो हमारे पास सरफेस पर होगी वो क्या हो जाएगी, डबल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपके क्या होगी, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बताएगी कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक करंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है ना, तो ये था आपके फील्ड इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मेरे से शेयर करो, और मैसेज करके आप कोई सी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।